क्लास 10 विषय संस्कृत व्याकरण। टॉपिक का नाम है संधि। तो संधि ऐसा टॉपिक है जिसको हम लोग 4-5 क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं। हिंदी व्याकरण में भी पढ़ना है, संस्कृत व्याकरण में भी पढ़ना है, तो अब इस पर ज़्यादा फोकस की आवश्यकता नहीं है। संधि एक बार इसको हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। संधि की परिभाषा क्या है? संधि दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। संधि के 3 भेद होते हैं। संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो इसमें 10th क्लास में स्वर संधि नहीं पढ़ना है, हमको केवल व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। व्यंजन संधि में टोटल 4 भेद पढ़ना है, विसर्ग संधि में 4 इसका नियम पढ़ना है। तो व्यंजन संधि में जो 4 है उसका हाफ हम लोग 2 पढ़ेंगे। विसर्ग संधि में जो 4 है उसका हाफ ईयरली तक हम लोग इसका हाफ 4 का हाफ 2 पढ़ेंगे और फिर 4 का हाफ 2 पढ़ेंगे। तो आइए व्यंजन संधि। व्यंजन संधि का सिलेबस के अनुसार पहला रूल है, पहला नियम है तुकागमः। इस तुकागमः को हम लोग 2 खंड में पढ़ते हैं। तो एक खंड हम लोग पढ़ेंगे छेच। 10th क्लास में यही चलता है, छेच। देखिए यह नियम क्या कहता है? कहता है यदि ह्रस्व स्वर के बाद छ आवे तो च हलंत का आगम हो जाता है। छेच, यदि ह्रस्व स्वर के बाद छ आवे तो च हलंत का आगम हो जाता है। आगम हो जाता है इसका मतलब कि बाहर से आ जाता है। अब देखिए ह्रस्व स्वर अ, ह्रस्व ई, ह्रस्व उ, ह्रस्व री और री। ह्रस्व स्वर कितने होते हैं? 5 होते हैं। संस्कृत में ह्रस्व स्वर वर्णों की संख्या 5 है। और है ह्रस्व स्वर, यह बहुत छोटा चीज है, इसको हम लोग 7th क्लास में हम लोग पढ़े होंगे कि जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में बहुत कम समय अर्थात 1 मात्रा का समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। संस्कृत में ह्रस्व स्वर वर्णों की संख्या 5 होती है और ह्रस्व ई, ह्रस्व उ, ह्रस्व री और ली। तो इन 5 ह्रस्व स्वर के बाद जब भी छ आएगा तो दोनों के बीच च हलंत यानी आधा च का आगम हो जाएगा। तो पहला ह्रस्व स्वर आपका अ है। इसमें देखिए श्व जोड़ छंदम, प्र जोड़ छन्नम। इसमें श्व
प्लस के जस्ट पहले व के साथ अ है, फिर प्र के साथ अ है, तो अ ह्रस्व स्वर के बाद इसमें कौन सा आया? अ ह्रस्व स्वर। अ ह्रस्व स्वर के अ, व के साथ अ, प्र के साथ अ, तो अ ह्रस्व स्वर के बाद छ और छ आया, तो इन दोनों के बीच च हलंत का आगम हो जाएगा। तो स्व लिख करके आधा च, फिर प्र लिख करके आधा च, और यहाँ लिखेंगे छंदम, और फिर छन्नम, प्रछन्नम। तो यहाँ अ का काम हो गया। अब ह्रस्व ई है, संधि जोड़ छेद वी जोड़ छेद। यहाँ ध्यान देना है कि ध के साथ ह्रस्व ई है, व के साथ ह्रस्व ई है, ये वाला ह्रस्व ई। तो यह ह्रस्व ई ह्रस्व स्वर है। तो ह्रस्व ई ह्रस्व स्वर के बाद छ और छ आ गया, तो दोनों खंड के बीच च हलंत का आगम हो जाएगा। तो अब हम संधि लिख देंगे और आधा च, फिर वह ह्रस्व वी लिख करके आधा च, और बाद वाला पोर्शन छेद को जोड़ देना है, छेद, फिर छेद, तो इसमें भी आधा च और आधा च बाहर से आ गया। तो अ का काम हो गया, ह्रस्व ई के साथ हो गया। इसी प्रकार ह्रस्व उ को भी हम लोग देखेंगे। अनुजोड़ छेद और तरु जोड़ छाया। तो इसमें ध्यान देना है, न के साथ ह्रस्व उ है और र के साथ भी ह्रस्व उ है। तो यह ह्रस्व उ ह्रस्व स्वर है। तो ह्रस्व उ ह्रस्व स्वर के बाद छ आ गया, तो फिर दोनों खंड के बीच आधा च का आगम हो जाएगा, च हलंत का आगम होगा। तो अनु लिख करके आधा च, फिर तरु लिख करके आधा च, और छेद, फिर छाया। इस प्रकार से हमारा एग्जाम्पल हुआ। स्व जोड़ छंदम बराबर स्वच्छंदम, प्र जोड़ छन्नम बराबर प्रच्छन्नम, संधि जोड़ छेदा बराबर संधिच्छेदा, वी जोड़ छेदा बराबर विच्छेदा, अनु जोड़ छेदा बराबर अनुच्छेदा, फिर तरु जोड़ छाया बराबर तरुच्छाया, तरुच्छाया। सब में च हलंत यानी आधा च आधा च आधा च आधा च आधा च आधा च, या दोनों खंड के बीच आधा च का आगम हो गया है। इस प्रकार से, इसी प्रकार अगर री भी आवे और द्री भी आवे और उसके बाद छ आवे, तो आधा च का आगम हम लोग करते रहेंगे। इस प्रकार से सूत्र एक हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम लोग पढ़ेंगे अगला सूत्र व्यंजन संधि का। मो अनुस्वार व्यंजन संधि का सेकंड सूत्र है। मो अनुस्वार, यह नियम क्या कहता है? यदि म हलंत के बाद
यदि म हलंत के बाद कोई अंतःस्थ या ऊष्म वर्ण आवे तो म हलंत का अनुस्वार हो जाता है। मो अनुस्वार यदि म हलंत के बाद कोई अंतःस्थ या ऊष्म वर्ण आवे तो म हलंत का अनुस्वार हो जाता है। अब देखिए अंतःस्थ वर्ण क्या है। अंतःस्थ वर्ण बराबर ऊष्म वर्ण बराबर अंतःस्थ में य र ल व। अब ऊष्म में तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत श और ह। अंतःस्थ और ऊष्म चार अंतःस्थ होते हैं और चार ऊष्म होते हैं। तो म हलंत के बाद चार अंतःस्थ आवे या चार ऊष्म, 8 वर्णों में से कोई भी एक वर्ण आएगा तो म हलंत का अनुस्वार हो जाएगा। म हलंत हटकर पहले वाले पर अनुस्वार बनाएगा। तो आइए सम जोड़ योग पत्रम जोड़ लिखती हरिम जोड़ वंदे शम जोड़ वादः सम जोड़ क्षयः सम जोड़ सारः सम जोड़ हारः। देखिए प्लस के जस्ट पहले म हलंत 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 और उसके बाद चार अंतःस्थ य र ल व और चार ऊष्म। तो ये 8 वर्णों के बीच का ही है। फर्स्ट में य आ गया, सेकंड में र न आकर के ल आ गया, उसके आगे जो है सो 2 एग्जाम्पल व का है, फिर तालव्य श का है, मूर्धन स से हम नहीं लिख पाए हैं, फिर दंत स से है, फिर ह से है। तो म हलंत के बाद जब भी अंतःस्थ या ऊष्म आएगा तो म हलंत हटकर पहले वाले पर अनुस्वार बनाएगा। तो इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू दे देंगे। अब यह म हलंत हटकर पहले वाले पर अनुस्वार बनाएगा तो स पर अनुस्वार, फिर पत्र त्र लिख करके इसी पर अनुस्वार, फिर हरि हरिम पर अनुस्वार, फिर श पर अनुस्वार, श पर अनुस्वार, स पर अनुस्वार, स पर अनुस्वार। अब हम बाद वाले पोर्शन को ज्यों का त्यों जोड़ देंगे। अब हम योगः जोड़ देंगे तो यह बनेगा संयोगः, फिर लिखति लिखति, फिर वंदे वंदे, फिर वादः संवादः, फिर क्षयः संशयः, फिर सारः संसारः, फिर हारः संहारः। तो म हलंत के बाद जब भी अंतःस्थ या ऊष्म आएगा तो म हलंत पहले वाले पर अनुस्वार बनाएगा। 2 एग्जाम्पल पर ध्यान दीजिएगा। पत्रम यह अपने आप में यह फुल वर्ड है, लिखति भी फुल है, फिर पहले वाला हरिम यह भी फुल वर्ड है। तो फुल वर्ड अगर पहले आ गया है, पत्र शब्द में द्वितीय लगाने से पत्रम बना है, हरि में द्वितीय लगाने से हरिम बना है। तो फुल वर्ड अगर है तो इसको हम लोग अनुस्वार तो बना देंगे लेकिन अलग अलग 2 खंडों में ही लिखेंगे। और
और उस दोनों को छोड़कर बाकी जो अधूरा वाला उपसर्ग अगर आया है या कोई अधूरा आया है तो इसको दो खंडों को जोड़कर एक खंड ही हम लोग बनाएंगे। तो इस प्रकार से यह हो गया कि इसमें मो अनुस्वारक जो सूत्र है यह अपने अंतर्गत केवल अंतः अस्त और उष्म यही दोनों को लेता है, लेकिन प्रैक्टिकली व्यवहार में हम लोग यह देखते हैं कि म हलंत के बाद कोई व्यंजन वर्ण आवे, म हलंत के बाद कोई व्यंजन आवे, कबर का क ख ग घ अंग च छ ज झ य ट ठ ड ढ ण त थ द ध में का आवे या प फ ब भ में का आवे, अब बाद में तो य ल ल तालव्य श मूर्धन्य स दंत स ह आ ही गया, तो किसी भी व्यंजन के आने पर भी हम लोग यही काम करते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से यह काम कंप्लीट हो। कोई म हलंत के बाद कोई व्यंजन अगर आएगा तो उसको हम लोग अनुस्वार ही बनाएंगे। तो आज हम लोग व्यंजन संधि का यही दो सूत्र हम लोग पढ़ेंगे और फिर अब हम लोग बाकी जो व्यंजन संधि का दो सूत्र है वो हाफ ईयरली के बाद पढ़ेंगे। अब हम लोग कल से पढ़ेंगे विसर्ग संधि। अब इतना ही के साथ आज का क्लास हम लोग स्टॉप करते हैं।